बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जॉब्स अपडेट विद रहमान। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। असिस्टेंट की पोस्ट के हवाले से हमने पाक स्टडीज़ को स्टार्ट किया था। पाक स्टडीज़ का आज हमारा छठा लेक्चर है। हम ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 में वहाँ से यूरोप से स्टार्ट हुई। इंडिया में आने के लिए उन्होंने क्वीन एलिज़ाबेथ से चार्टर लिया। फिर चार्टर के बाद 1603 में क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ हो गई और उसके बाद फिर बाकी जो मामला थे 1609 में आए और उसके बाद फिर 1647 तक उन्होंने 23 अपनी फैक्ट्रीज जो हैं वो बना ली और उसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग अपनी जारी रखी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। बैटल ऑफ बक्सर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में हुई थी। अब मीर कासिम कौन था वो चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पिछली वीडियो के बारे में अगर पिछले लेक्चर को हम नोटिस करें, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हमने बैटल ऑफ प्लासी को डिस्कस किया था। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ कि नवाब सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक किया तो उसके नतीजे में उसे शिकस्त हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने विन किया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। अब मीर जाफ़र जो था वो बंगाल का नवाब बन गया, ठीक है, और उसने जो है वो जितनी भी रेवेन्यू मिलती थी, जितनी भी फंड आते थे, वो सारे के सारे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शेयर करता था। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही उसे नवाब बनाया था। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की धड़ाधड़ फरमाइशों की वजह से मीर जाफ़र जो है वो परेशान हो गया। उसने क्या किया, उसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाया और कहा कि भाई देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब मुझे तंग कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का को हल करना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से निकालो, बदले में आपको यहाँ पर ट्रेड करने का मौका मिलेगा। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हमें एक लोकल ट्रेडर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मौका मिल रहा है, हम इसको क्यों जाने दें। तो उसने कहा ठीक है, हम आएंगे, हम इससे जंग करेंगे और इसको यहाँ से निकालेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पता लग गया कि यहाँ पर ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलकर ये प्लान बनाया जा रहा है कि वो हमें यहाँ से बाहर निकाले। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, चिनसूरा के मुकाम पर, चिनसूरा जो एक बिहार के पास एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने अपने ट्रूप्स भेजे, फौजी सिपाही उन्होंने भेजे और इधर से डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आर्मी जो है बंगाल में लाना शुरू कर दी। ठीक हो गया जी। और यहाँ पर चिनसूरा के मुकाम पर बैटल ऑफ चिनसूरा हुई जो कि 1759 में हुई थी। ठीक। और इस दौरानिए में जब इन दोनों के दरमियान बैटल हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लात मार के इन्हें बाहर निकाल दिया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। जंग हुई और ये जंग जो है बैटल ऑफ चिनसूरा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने विन कर ली। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये गुस्सा था कि मीर जाफर को हमने ही नवाब बनाया और ये हमसे म्याऊं करेगा। ठीक है, ये बात तो हजम नहीं होती, ये बात तो नहीं काबिले कबूल, हम तो इसको चेंज करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीर जाफर के दामाद जो कि मीर कासिम था उसे उसने पूछा कि भाई नवाब बनोगे, शर्तें मानोगे हमारी। तो उसने कहा क्यों नहीं, हम क्यों नहीं बनेंगे नवाब। वो नवाब बनने के लिए राजी हो गया। तो उसने क्या किया, नवाब बना और नवाब बनने के बाद सबसे पहला काम उसने क्या किया, शिफ्ट किया कैपिटल को, कैपिटल शिफ्टिंग हुई। ठीक है, वो कैपिटल शिफ्टिंग क्यों हुई, क्योंकि जैसे ही वो मीर जाफ़र को काम कर रहे थे, मैं मीर जाफ़र से चीज़ें वसूल कर रहे थे, डिमांड्स करते थे, इसी तरह उन्होंने मीर कासिम को डिमांड करना शुरू कर दी। तो मीर कासिम जो है वो परेशान हो गया। जैसे ही मीर जाफ़र हुआ था, मीर कासिम जो है वो भी परेशान हो गया कि अगर इसी तरह इनकी डिमांड्स में पूरी करता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं तो गरीब हो जाऊंगा, मुझे भी ये कटोरा लेकर भीख मांगने पे मजबूर कर देंगे, तो मुझे इनका कुछ करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसने जो है कैपिटल शिफ्ट कर दिया। बंगाल का कैपिटल जो है उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। मुंगेर का जो रास्ता है वो बंगाल से अप्रॉक्सीमेटली 315 किलोमीटर के फासले पर है। ठीक है, इस शिफ्टिंग का मकसद ये था कि ये जो बंगाल पर इनका होल्ड कम हो जाए और इनकी जो है इंटरप्शन कम हो जाए, ताकि सोचने का मौका मिले कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने बाहर कैसे निकालना है। राइट। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जब इसने शिफ्टिंग की, कैपिटल की शिफ्टिंग की और साथ के साथ उसने ये किया कि उसने अपनी आर्मी भी बनाना शुरू कर दी। उसने बाहर के आर्मी एक्सपर्ट्स को बुलाया और अपनी आर्मी की ट्रेनिंग करवाना शुरू कर दी।
और साथ के साथ उसने गन फैक्ट्रीज भी जनरेट करना शुरू कर दी। जब आर्मी होगी तो साथ उसके गन फैक्ट्रीज भी होंगी, गन होगी तो आर्मी होगी, ठीक है ना। अब इन दोनों कामों के चलते वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंटिव फील करने लग गया, ठीक। कॉन्फिडेंटिव इस तरह फील करने लग गया कि अब थोड़ा सा मैं स्टैब्लिश्ड हूँ कि मैं उनको मात दे सकता हूँ, मैं उनको डिफीट कर सकता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब यहाँ पर एक और काम उसने ये किया, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को छेड़ने के लिए, उनको यहाँ से रास्ते से हटाने के लिए उसने सोचा कि वो तो टैक्स पहले ही नहीं देते, फारूक शियार ने जो उनको टैक्स माफ़ किए थे वो तो पहले ही टैक्स नहीं देते थे, तो अब वो टैक्स तो देते नहीं है। अब उसने क्या किया, बंगाल में जो बाकी लोकल ट्रेडर्स थे उनका टैक्स भी ज़ीरो कर दिया। अब वो भी टैक्स नहीं दे रहे थे, ये भी टैक्स नहीं दे रहे थे, तो कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ सर पे आ गए। उन्होंने अपने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए। उनको परेशानी हुई कि यार देखो, हम तो टैक्स नहीं दे रहे, तो बाकी भी टैक्स नहीं दे रहे, तो हमें कंपटीशन मिलेगा, लोकल ट्रेडर्स जो हैं वो भी फ़ायदा लेंगे, प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। तो ये बात उनको हजम नहीं हुई। अब वहाँ से जो मीर कासिम था वो भागा भागा गया अवध के नवाब के पास, तो उससे कहा कि हाँ भाई, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकालने का सोचा है, क्या मेरी हेल्प करोगे? उसने कहा हाँ हाँ ज़रूर करेंगे, आओ करते हैं कुछ। और साथ के साथ इसी दौरानिए में शाह आलम टू, जो कि मुगलिया सल्तनत का उस वक्त का एम्पर था, उसे भी ये बात का पता लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को निकालने के लिए मीर कासिम और अवध का नवाब जो है वो प्लान बना रहे हैं, तो मैं भी इसमें हिस्सा लूँ। तो उसने कहा जी आप भी हिस्सा लें, ठीक है। तो उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो अब मीर कासिम जो है खुश हो गया, क्योंकि 4,000 सिपाही एक तरफ और बाकी जो है दूसरे सिपाही एक तरफ, 10,000 सिपाही 4,000 5,000 सिपाहियों का मुकाबला कैसे कर सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है ये मामला इनके साथ साथ ही चले। अब मीर कासिम, अवध का नवाब और शाह आलम टू, इनकी जो फौज है वो मिला के 40,000 की सिपाही जो है वो बन गई, ठीक है। तीन फौजें मिली और 40,000 सिपाही, 10,000 सिपाही एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के और 40,000 एक तरफ, ठीक। अब दोनों जो है वो मुकाबले के लिए तैयार थे। इन्होंने क्या किया, अपनी फौजें लेकर बक्सर के मुकाम पर पहुंच गए। बक्सर के मुकाम पर क्या किया इन्होंने, बक्सर के मुकाम पर उधर उस तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके साथ जंग शुरू कर दी। जंग चलती रही। अब जंग के दौरान मीर कासिम जो था वो वहां से भाग गया, ठीक है। उसके भागने के साथ साथ शाह आलम टू और अवध के नवाब को सरेंडर करना पड़ा, और इस सरेंडर के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी आसानी से बैटल ऑफ बक्सर जो है वो जीत ली। अब बैटल ऑफ बक्सर जीती, उसके बाद क्या हुआ, 1765 में, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जो कि छुट्टियां मनाने अपने वतन वापस गए हुए थे वो वापस आ गए। उन्होंने आगे क्या किया, उन्होंने आके पैगाम भिजवाया अवध के नवाब को और उसके साथ ही शाह आलम टू को। उन्होंने कहा कि आप लोग इलाहाबाद आ जाओ, हम लोग एक टेरिटरी साइन करेंगे। उस टेरिटरी को टेरिटरी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं, ठीक है। 1765 में, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा नोट डाउन कीजिएगा। 1765 में आप यहाँ पे टेरिटरी एक साइन करेंगे तो आप आ जाओ। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले अवध के नवाब को कहा, हाँ भाई, आप मैं आपको आपका अवध जो है वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे बदले में इलाहाबाद और कोरे, ये दोनों इलाके चाहिए, मुझे ये दोनों इलाके दे दो, अपना अवध वापस ले लो, ठीक। एक चीज़ कही। दूसरी बात उसने ये की कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बैटल ऑफ बक्सर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है, तो वो नुकसान भी आप लोगों को भरना पड़ेगा, तो उस नुकसान की भरपाई भी तुम्हें करोगे। तो 50 लाख एवज चीज़ें और पैसे वो अवध के नवाब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने वसूल किए। दो चीज़ें हो गई। तीसरा ये उसने कहा कि अब तुम्हें अपनी आर्मी रखने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम हमारी पनाह में हो, ठीक। तो अब तुम्हें सिक्योरिटी भी हम देंगे, हिफाजत भी तुम्हारी हम करेंगे, लेकिन तुम्हें हर मंथ उसके पैसे देने पड़ेंगे। एक चीज़ होगी। फिर क्या हुआ जी, उसके बाद दूसरी तरफ आ गया, शाह आलम टू की तरफ। शाह आलम टू को कहा, हाँ भाई, अब आप लोग कहाँ रहोगे, तो मैं आपको इधर से इलाहाबाद और कोरे वो देता हूँ, वो इलाके जहाँ पर आप रह सकते हो, ठीक है, वहाँ पर आप रह के गुजारा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बदले में आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना करना है
के बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मुझे सिर्फ दे दो। दीवानी राइट्स का मतलब ये होता है कि जितने भी इन इलाका जात के रेवेन्यू के पैसे हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी वसूल करेगी। कमाल है। वो कंपनी जो कि सिर्फ एक ट्रेडिंग के तौर पर यहाँ पर आई थी, वो कंपनी अब यहाँ से टैक्सेस भी वसूल करेगी। कमाल है। एक कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आई थी, वो एक पॉलिटिकल पावर बनती जा रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्सेस की छूट के बाद वजह से। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद वीडियोस के लिए जॉब्स अपडेट विद रहमान को सब्सक्राइब करें। नई जॉब्स की तैयारी और अपडेट के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।